हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ओर से हमें कुछ राइट्स दिए गए हैं, कुछ अधिकार दिए गए हैं, जो कि है सभी सिटीजन्स को, हमारे इंडिया के सिटीजन्स को, सभी इंडियंस को इक्वली दिए गए हैं। ठीक, अब ये कौन से राइट्स हैं जिनके बिना क्या है हमारी जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो अच्छी तरह से नहीं हो सकती, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इनको ही हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज नवजोत कौर, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले बता दूं कि ये फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कहाँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे पास तो जो जितना भी जो राइट्स हैं वो क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 में, और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। आगे देखते हैं। फर्स्ट आते हैं हमारे पास फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, तो ये कहाँ, ये है हमारे आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जितने भी राइट्स दिए हुए हैं, यानी आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, ये है इक्वालिटी के रिलेटेड। तो इसमें वो क्या कहते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 में है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मीन्स लॉ के आगे सब इक्वल है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई छोटी जात का है, चाहे कोई बड़ी जात का है, सारे क्या है, इक्वल है कानून के आगे। सेकंड है हमारे पास आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो हमारा आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी इंसान से उसके जात से लेकर और उसके मतलब उसका धर्म क्या है, वो फीमेल है या मेल है, ठीक, उसका जन्म कहाँ हुआ है, किस प्लेस पर हुआ है, उसकी बेसिस पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप छोटी कास्ट के हो, चाहे आप फीमेल हो, आपको कोई भी भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये एश्योरेंस देता है हमारा राइट टू इक्वालिटी का 15th आर्टिकल वाला। नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो आर्टिकल 16 कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब कोई भी अगर आपने सरकारी जॉब, सरकारी सेक्टर में अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक, अगर आपकी क्वालिफिकेशन है उतनी तो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये नहीं देखा जाएगा कि अगर आप छोटी जात के हो तो आपको ये नौकरी नहीं मिलेगी, अगर आप मेल हो या फीमेल हो तो मीन्स उसके बेसिस पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक, आगे फिर वो आपकी क्वालिफिकेशन पर डिपेंड है। नेक्स्ट, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो आर्टिकल 17 है हमारा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके जनरली हमारे पूछ ले जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आर्टिकल 17 में हमारे अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए कहा है। अब अनटचेबिलिटी होता था छुआछूत, तो इसमें क्या होता था कि छोटी जात वाले जो हैं वो बड़ी जात वालों को टच नहीं कर सकते, ये वगैरह। ठीक है, मतलब उनसे छोटी जात वालों से डिस्क्रिमिनेशन ही किया जाता था। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, एबॉलिशन होता है ख़त्म करना, तो इस चीज़ को, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 17 में लिखा गया है। नेक्स्ट है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो आर्टिकल 18 में है कि जो टाइटल्स, अब देखो टाइटल्स कैसे, जैसे राजा, महाराजा या फिर ब्रिटिशर्स जब थे हमारे, तो उन्होंने जो कुछ टाइटल्स दिए हुए थे लोगों को, उनको ख़त्म करना है। मतलब कि सारे जैसे जो ये राजा महाराजा ये वाले टाइटल्स को ख़त्म कर देना है। पर कुछ टाइटल्स हैं जैसे अब मिलता है ना लोगों को पद्म श्री, पद्म विभूषण, वो वाले, वो उन चीज़ों को कुछ चीज़ों जो को छोड़कर बाकी जो टाइटल्स हैं जैसे ये वाले, उनको ख़त्म करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट, होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, राइट टू फ्रीडम। सो राइट टू फ्रीडम है हमारा आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। सो फर्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। तो आर्टिकल 19 में है हमारे पास कि कोई भी हमारे पास मान लो कि राइट है हमारे पास किस चीज़ का, कि हम बोल सकें अपने, मतलब अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकें, असेंबल मतलब इकट्ठे होकर हम एसोसिएशंस बना सकें, कुछ मूवमेंट्स कर सकें अपने हकों के लिए, और रेजिडेंस एंड प्रोफेशन मतलब कि हम जहाँ मर्जी रह सकें। ये नहीं कि अगर मैं पंजाब में रहती हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश में जाकर नहीं रह सकती। मैं कोई भी प्रोफेशन कर सकती हूँ, मैं टीचर बन सकती हूँ, मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। तो इस चीज़ की हमें क्या है, फ्रीडम है। तो राइट टू फ्रीडम है, ये है 19 आर्टिकल के अंडर। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हम एक बार देखते हैं। इसमें वो कहते हैं कि मान लो अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, ठीक, अगर किसी ने कोई जुर्म किया है उसको भी कुछ ना कुछ तो फ्रीडम्स मिलती हैं। कि मान लो अगर किसी बंदे ने जुर्म किया है 2001 में किया है, पर उस समय उस चीज़ के लिए कोई कह लो कोई सज़ा नहीं थी, उसको मान लो जुर्म नहीं माना जाता था। पर फिर अगर कह दें कि हाँ ये अपनी मर्जी नहीं है कि हाँ कि अगर 2019 में उसके रिलेटेड कोई लॉ बन गया है कि उस जो उसने काम किया है उसको अगर जुर्म आने लगा है तो हाँ उसको सज़ा दी जाएगी। तो ऐसे मतलब कुछ राइट्स हैं ऑफेंसेस करने पर भी, मतलब अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको भी कुछ राइट मिलते हैं, ठीक है, कि वो भी अपना पक्ष रख सके। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यही कि हमारी लाइफ को मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे आकर हम पर कोई हमला कर देगा। हमारी पर्सनल हमें जो आज़ादी मिली हुई है, पर्सनल लिबर्टी में बहुत कुछ आ सकता है कि हम जो मर्जी पहने, हम जो मर्जी खाएं, वो चीज़। तो ये भी हमें फ्रीडम मिली हुई है, ये आर्टिकल 21 में। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो आर्टिकल 22 में क्या है कि हमें जो मान लो अगर हमने कुछ गलत कर भी दिया है तो पहले उनको हमें जो हमें पकड़ने आएंगे, जो पुलिस पकड़ने आएगी, तो पहले तो उनको हमें बताना पड़ेगा कि आपको क्यों पकड़ने आए हैं। उसके बाद इसमें और भी बहुत कुछ होता है कि जैसे कि 24 घंटों के बीच आपको एक किसी जुडिशियल स्ट्रक्चर के आगे पेश करना होगा, ठीक। हमें जो मुर्जुम होगा, मतलब जिसने कुछ गलत किया है, जिसने कुछ अपराध किया है, उसको राइट है कि वो क्या है अपना एक एडवोकेट, अपना कोई वकील कर सके, ठीक है। तो ऐसे में तो उस बंदे के लिए भी जिसने कुछ गलत भी किया है उसको भी क्या है कुछ फ्रीडम मिली हुई है, कुछ राइट्स मिले हुए हैं। तो ये आता है हमारे पास आर्टिकल 22 के अंदर। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं राइट टू एजुकेशन। ये तो बहुत सिंपल है। 21A के अंदर, आर्टिकल 21A के अंदर क्या है कि स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14 ईयर्स। तो जितने भी बच्चे हैं 6 से लेकर 14 ईयर्स के, उनको क्या है सरकार की ओर से फ्री एजुकेशन मिलेगी और कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी। तो आपने देखा होगा कि जो सरकारी स्कूल होते हैं उनमें क्या है बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, तो वो इसी राइट के अंदर है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 और 24 में एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, किसी का शोषण करना, किसी से मान लो अगर धक्के से काम करवाना, ठीक है, वो सारा कुछ। तो फर्स्ट आर्टिकल 23 में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। मतलब किसी से प्रोहिबिशन होता है मनाही, ठीक, मनाही। तो किसी से मतलब क्या है कि धक्के से काम नहीं करवाया जाएगा। फोर्स्ड लेबर मतलब धक्के से काम नहीं करवाया जाएगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग वही होता है कि ह्यूमंस को मान लो कि कह लो कि लेबर के लिए इकट्ठा कर कर कहीं और जाकर मतलब उनको बेचना, ठीक, ह्यूमंस को बेचना नहीं है वो चीज़, उस चीज़ पर मनाही की गई है, ठीक। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन एनी फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। तो आर्टिकल 24 में क्या है, कह लो आपकी चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 24 में है कि बच्चों को ऐसे नहीं कि किसी फैक्ट्रीज में या कह लो फैक्ट्रीज नहीं ओनली किसी ढाबे पर कह लो या किसी वर्क प्लेस पर उनको काम करने के लिए मनाही है, ठीक है। मीन्स चाइल्ड लेबर को रोकने वाला है ये आर्टिकल 24। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 से लेकर 28 में है ये। मतलब क्या होगा इसमें कि वही कि सबको अधिकार है कि वो अपना कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकते हैं, उनको अपने जो भी उनका रिलीजन उनको आगे वो प्रोपेगेट कर सकते हैं, मतलब उनको आगे वो पेश कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें क्या आता है देखो, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट वंस रिलीजियस ब्रीफ। वही कि अगर किसी के पास है अपनी कोई भी मतलब वो अपने धर्म को मानते हैं तो उनके पास राइट है कि वो धर्म को मान सकते हैं, उनको मतलब आगे भी कह लो कि प्रचार उसका कर सकते हैं, ठीक, वो चीज़। नेक्स्ट है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। तो रिलीजियस अफेयर अपने मतलब जो भी धार्मिक कुछ भी होता है उसको उस चीज़ को सबको मैनेज करने का भी अधिकार हमें फ्रीडम है हमें आर्टिकल 26 में। नेक्स्ट फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 27 क्या कहता है कि अगर मान लो हमने अपने रिलीजन को प्रमोट करना है आगे, मतलब उसका प्रचार करना है अपने रिलीजन का कि लोग इस रिलीजन से जुड़े, तो इस पर कोई भी टैक्स नहीं होगा, हम फ्रीली अपने
रिलीजन को प्रमोट कर सकेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल 28 में फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 28। तो आर्टिकल 28 क्या कहता है कि हमें राइट, हमें फ्रीडम मिली हुई है, हमें राइट मिला हुआ है क्या, कि हम क्या है अपने मतलब कि जो आपने सुना होगा मदरसे होते हैं जो मुसलमान बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट होती है, पर वहाँ पर क्या है जो मुस्लिम धर्म है उनके वहाँ पर कुछ ना कुछ रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। वो चीज़ मतलब रिलीजन को एजुकेशन के साथ वहाँ मिक्स किया जाता है, ठीक। वही चीज़ है कि इस चीज़ की फ्रीडम है कि किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई भी रिलीजन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करवाया जा सकता है, तो वो फ्रीडम है आर्टिकल 28 के अंदर। तो होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, तो आर्टिकल 29 और 30 में है। तो 29 आर्टिकल में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनोरिटीज़, की जो भी मिनोरिटीज़ कास्ट हैं, ठीक, जो भी मतलब एक होता है मेजर, मान लो अगर पंजाब में कह लो आप कि हाँ मेजर रहते हैं पंजाबी सिख धर्म के, और कह लो कि मिनोरिटीज़ में आ जाते हैं हमारे मुस्लिम। तो जो मिनोरिटीज़ जो कम नंबर वाले जो लोग हैं, ठीक है, कम पॉपुलेशन वाले लोग हैं, उनके जो भी उनके इंटरेस्ट को हमने प्रोटेक्ट करना है, मतलब कि ये नहीं कि उनके साथ बुरा होने देना है, उनकी भी हमने संभाल करनी है। नेक्स्ट आर्टिकल 30 है राइट टू मिनोरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि मिनोरिटीज़ के पास भी अधिकार है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बना पाएँ और उनको आगे चला सकें। मतलब कह लो कि इंडिया में मान लो कि कह लो कि जो हमारे मिनोरिटीज़ में आ जाते हैं मुस्लिम्स, अगर मुस्लिम्स हैं मिनोरिटीज़ में तो उनके पास राइट है कि वो अपने कह लो कि मदरसे जो होते हैं जहाँ पर पढ़ाए जाते हैं मुस्लिम बच्चों को पढ़ाया जाता है उधर, तो उनके पास राइट है कि वो बना सके उन चीज़ को, आर्टिकल 30 के अंदर। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको तो क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है वो मैं आपको एक बार ऊपर से बताती हूँ। क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी हमारा जो राइट है, कोई भी हमारा जो हमें राइट मिला हुआ है उसको अगर सही से फॉलो हमें मतलब नहीं दिया जा रहा हमारे राइट को, ठीक है, हमारे राइट को हमें यूज़ करने के लिए नहीं दिया जा रहा, तो हम इस राइट को यूज़ कर उसके अगेंस्ट कुछ कर सकते हैं। तो इसको हार्ट एंड सोल कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन की, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है। तो आर्टिकल 32 में है, तो क्या है, राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 में क्या है कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं कि अगर हमारे किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जाता है, मान लो कि हमें है राइट टू एजुकेशन का अधिकार है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स में, पर हमें कोई एजुकेशन नहीं करने दे रहा है, हमें कोई पढ़ाई नहीं करने दे रहा है, ठीक है, हमें वो राइट हमारे से छीना जा रहा है, तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्ट ही जा सकते हैं। हमें ये नहीं कि पहले हमें अपने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फिर हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, नहीं, आर्टिकल 32 में सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का हमारे पास अधिकार है। और एक जहाँ पर 32 आएगा वहाँ पर 26 आर्टिकल जरूर आएगा, ये आप साइड में देख रहे हो। आर्टिकल 26 क्या कहता है, हाई कोर्ट के पास पावर है टू इशू रिट्स। तो मतलब कि आर्टिकल 32 के पास तो क्या है कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, बट हाई कोर्ट के पास भी पावर है कि अगर हमारे कोई फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेने की, ठीक है। तो देखो रिट्स है हमारे पास इसके अंडर कुछ, कि इस रिट्स के को यूज़ कर मतलब ये हमारा सुप्रीम कोर्ट इन रिट्स को यूज़ करेगा। तो रिट्स ऑफ हैबियस कॉर्पस, रिट ऑफ मैंडमस, नेक्स्ट प्रोहिबिशन, कैटियोरी, नेक्स्ट क्यो वारंटो। तो ये कुछ हमारी रिट्स हैं, तो ये सारी इशू की जा सकती हैं, ठीक है, अंडर दिस। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो ये हमारी रिट्स है ना, इनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो उसमें आपको इसकी सारे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये है क्या। नेक्स्ट आर्टिकल 33, आर्टिकल हो गया हमारा 32, 29, 30। तो आप सोचेंगे कि 31 आर्टिकल कहाँ गया, तो आपको बता दूं कि 31 आर्टिकल था कुछ हमारे ये था पहले इसमें, पर फिर इसको रिमूव कर दिया गया था, क्योंकि वो माना क्या कि वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, उसको कुछ प्रॉपर्टी के साथ लिंक कर दिया गया कि वो हमारा प्रॉपर्टी वाला कुछ राइट है, इसलिए उसको हटा दिया गया था, ठीक। नेक्स्ट आर्टिकल 33 देखते हैं कि पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मॉडिफाई द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर आर्म्ड फोर्स, पुलिस फोर्स और एनी, यहाँ पर लिखा हुआ है लेट्स सी, इंटेलिजेंसी ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट के पास पावर है, क्या पावर है कि वो जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं आर्म्ड फोर्स वाले लोगों के लिए, पुलिस वाले लोगों के लिए, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसका मतलब क्या कि देखो अगर मान लो कोई जो हमारे पास है राइट टू फ्रीडम,
ठीक। राइट टू फ्रीडम के अंदर क्या है, अगर पुलिस वाला हो तो पुलिस वाले को अगर हम ये पावर दे दें कि राइट टू फ्रीडम है, तो उसके वो क्या करेगा, उसके पास तो पुलिस वाली भी पावर है, और अगर उसके साथ उसको राइट टू फ्रीडम दे दें तो वो तो लोगों को मारने लगेगा। ठीक। वैसे ही अगर आर्म्ड फोर्स को अगर ये पावर दे दें, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन वगैरह वाली, तो जितनी भी मान लो अगर कोई सीक्रेट जानकारी है, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको अगर ये पावर दी, मतलब ये वाला राइट दे दिया जाए कि हाँ राइट टू स्पीच वगैरह वाला, मतलब ये फंडामेंटल राइट्स वगैरह में से कोई भी अगर इनको राइट दिया जाए तो ये तो उसका गलत यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो कुछ सीक्रेट जानकारी है वो तो बोल सकते हैं वो राइट टू स्पीच के अंदर। ठीक। तो इसमें क्या है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो जो जितने भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको मॉडिफाई कर सकती है इन जैसे आर्म फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंसेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल 34। तो आर्टिकल 34 है रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स वाइल मार्शियल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। तो मतलब कि जितने भी ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमसे छीन लिए जाएंगे जब क्या है मार्शियल लॉ लग जाएगा। मार्शियल लॉ अगर कभी लगेगा तो मार्शियल लॉ क्या होता है, तो मार्शियल लॉ होता है कि जब मिलिट्री का राज होता है। ठीक। तो जब मिलिट्री का राज होगा तो सब वही करेंगे, हमारे पास कोई भी राइट नहीं होगा। तो ये आर्टिकल 34 कहता है। नेक्स्ट आर्टिकल 35 कहता है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट थर्ड, मतलब जो ये वाले जो पार्ट में जितने भी हमारे राइट्स हैं, लेजिस्लेशन जो होता है हमारा, मतलब जो लेजिस्लेचर है हमारा, उसके पास पावर है कि ये जितने भी पार्ट थर्ड वाले हैं इनको इफेक्ट में लाया जाए। ठीक। जो पार्ट थर्ड में हमारे जितने भी राइट्स हैं। तो होप आपको ये सारे समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम रिट्स को कवर करेंगे, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, सो शेयर भी कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।